हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। अब ये जो रिसोर्सेज है ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ये माना जाता है कि ये जो रिसोर्सेज है ये नेचर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं है। अगर हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे, ह्यूमन बीइंग जो है वो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेगा, तो उससे बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड को सेटिस्फाई करते करते ये जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो रिसोर्सेज का एक्सेस है, जो रिसोर्सेज की अक्यूमुलेशन है, वो कुछ लोगों के हाथों में रह जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो सोसाइटी है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएंगे रिच और दूसरे हो जाएंगे पुअर। रिच कौन से हो जाएंगे, जिनके पास सब कुछ है। दूसरे गरीब रह जाएंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो सोसाइटी जो है वो दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। फिर अगर हम इसी तरह से इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे तो इससे बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है इससे, और लैंड डिग्रेडेशन जैसे बहुत सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए जो रिसोर्सेज है उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है टू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर इसी तरह से जो रिसोर्सेज है हमारे वो डिप्लीट होते गए, कुछ इंडिविजुअल के हाथ में ही रह गए, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं और फ्यूचर में जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अर्थ पे फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए जो रिसोर्सेज है उनकी प्लानिंग होना जरूरी है, उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना जरूरी है, सो दैट कि रिसोर्सेज को सोसाइटी का हर एक पर्सन यूज कर पाए। अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है जिसमें हम इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना ही डेवलपमेंट कर सके। डेवलपमेंट भी हो रही है लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। A development in the present should not compromise with the needs of the future generation. प्रेजेंट में एक ऐसी तरह की डेवलपमेंट हो रही है जिससे कि हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स है उनको रिसोर्सेज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। फिर 1992 में रियो डी जनेरियो में एक अर्थ समिट हुई थी और ये समिट हुई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, UNCED की ये समिट हुई थी और ये समिट ब्राजील में हुई थी। ब्राजील का शहर है रियो डी जनेरियो, बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो वहां पे ये समिट हुई थी जून 1992 में। तो वहां पे तकरीबन 100 कंट्रीज के जो हेड थे वो आए थे। मोर देन 100 कंट्रीज के जो हेड थे उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। और इसका एम क्या था, ये समिट क्यों करवाई गई थी? इस समिट में जितनी भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में डिस्कस किया गया था। जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे टैकल करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन हुई थी। और इसमें फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी कुछ बातें हुई थी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर भी कुछ बातें हुई थी और एक डेक्लेरेशन यहाँ पे साइन हुआ था। तो इसमें अब ये जो समिट हुई थी तो इस समिट में एक एजेंडा साइन किया गया था जिसका नाम था एजेंडा 21। और ये जो एजेंडा 21 था इसका एम था 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। एजेंडा 21 क्या था? अब ये बात तो क्लियर है कि जो एजेंडा 21 साइन हुआ था ये 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में जो अर्थ समिट हुई थी वहां पे ये साइन हुआ था। और ये समिट क्या थी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की ये समिट थी।
और इसका एम था ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, साथ ही साथ जितना इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है इस डैमेज को कम करना, पॉवर्टी को खत्म करना, कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉपरेशन को बढ़ाना सो दैट कि हम पॉवर्टी को कम कर सके। कॉमन इंटरेस्ट की बात करी गई थी, म्यूचुअल नीड्स की यहाँ पे बात करी गई थी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इस पे बात हुई गई थी। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का? एजेंडा 21 का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट, जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो लोकल लेवल पे अपना एक लोकल एजेंडा 21 बनाए और उसके एम्स को अचीव करे, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी होती है जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या हो गया? रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होगी जिसमें हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस की, कि रिसोर्सेस को सही तरीके से कैसे यूज करना है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में देखो रिसोर्सेस तो अवेलेबल है, लेकिन ये जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे रिसोर्सेस बहुत ही कम है, डेफिशिएंट है रिसोर्सेस। कुछ जगह पे रिच रिसोर्सेस है, अच्छे खासे रिसोर्सेस है। कुछ रीजन ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, वहीं पे कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है कुछ वाइटल रिसोर्सेज की, ठीक है। कहीं पे सेल्फ सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने रिसोर्सेज तो उनके पास है, लेकिन दूसरी जगह पे कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की एक्यूट शॉर्टेज है, बहुत कम रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल और कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं इन स्टेट्स में। दूसरी जगह पे अगर हम अरुणाचल प्रदेश में चले जाए, अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस में है वाटर रिसोर्सेज, ब्रह्मपुत्रा बहती है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है, जिसके चलते हुए हम वहाँ पे जो वाटर रिसोर्स है उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे। राजस्थान की तरफ चले जाएं तो राजस्थान में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन राजस्थान में पानी नहीं है, वाटर है ही नहीं है, बहुत कम पानी है। फिर लद्दाख में चले जाएं, लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है वहां पे क्या है, टूरिज्म बहुत अच्छा है, सीनिक ब्यूटी बहुत है, कल्चरल हेरिटेज है, लोग वहां पे घूमने जाते हैं, लेकिन सेम फिर वहां पे पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ वाइटल मिनरल्स नहीं है, जो मिनरल्स चाहिए होते हैं मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स वो वहां पे नहीं है। तो बात क्या है कि इंडिया में किसी जगह पे रिसोर्सेस है, किसी जगह पे नहीं है, डाइवर्सिटी है रिसोर्सेस में। इसीलिए अब इंडिया में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इवन के लोकल लेवल पे बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, सो दैट कि हर रीजन में रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जा सके। अब अगर हम बात करें इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की, तो रिसोर्स प्लान को प्लान करना, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रीजन क्या है? अब जब बात आती है रिसोर्स प्लानिंग की तो उस टाइम पे क्या बात आती है, सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि किस रीजन में रिसोर्स है, किस रीजन में नहीं है। फिर आता है रिसोर्सेज की इन्वेंट्री बनाना, उसकी प्रॉपर एक इन्वेंट्री तैयार करी जाती है कि किस रीजन में किस तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। फिर प्रॉपर सर्वे होता है, जो लैंड जहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं वहाँ का प्रॉपर सर्वे होता है, वहाँ की मैपिंग होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, रिसोर्सेज की मेजरमेंट करी जाती है। क्वालिटेटिव मींस कि किस क्वालिटी के रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर हम कोयले की ही बात कर ले तो कोयला भी अलग अलग तरह का होता है, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, पीट हो गया, तो कोयले की भी अलग अलग क्वालिटीज पाई जाती है। क्वांटिटेटिव कितनी क्वांटिटी में है, कितना रिसोर्सेज की क्वांटिटी क्या है, तो ये चीजें भी वहां पे एग्जामिन करी जाती है। फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व किया जाता है, फिर देखा जाता है कि वो जो रिसोर्सेज वहां पे है उनको एक्सट्रैक्ट करने की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, स्किल है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप वहां पे है। जो रिसोर्स डेवलपमेंट का हम प्लान बना रहे हैं, क्या हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्किल के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। फिर आ जाती है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। क्या जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं उनको हम अपनी नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच कर पा रहे हैं? क्या हमारे नेशनल डेवलपमेंट
का जो प्लान है, जो एजेंडा है, क्या वो मीट हो रहा है हमने जो अपनी रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए जो है ये इन 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो इंडिया में जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही शुरू हो गया था। जब इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने ये सोच लिया था कि जो हमारी इकोनॉमी होएगी वो प्लान्ड इकोनॉमी होएगी। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के बाद फिर हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया था, इंडिपेंडेंस के बाद ही। तो फिर वही बात आ जाती है, फिर जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, अब किसी रीजन में अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वहां पे फिर डिपेंड करता है कि उस रीजन की डेवलपमेंट कितनी हुई है। रिसोर्सेज तो अवेलेबल है तो साथ ही साथ उस रीजन की डेवलपमेंटल कंडीशंस पे भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। अब कई बार क्या होता है, किसी रीजन में रिसोर्सेज तो अवेलेबल होते हैं लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती, स्किल नहीं होती, वहां पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं होते। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पे रिसोर्सेज है, अच्छे खासे रिसोर्सेज है, जैसे कि झारखंड की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अबंडेंस है रिसोर्सेज। लेकिन बात पे वही आ जाती है कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, यहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। रिसोर्सेज को हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम अब हमारे पास वहां पे उन स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ झारखंड स्टेट्स की बात करें तो उन स्टेट्स में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उनको प्रॉपरली यूज करने की, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है। दूसरी साइड कुछ इंडिया के रीजन ऐसे भी है जहां पे रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वहां की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड स्टेट्स है। फॉर एग्जाम्पल गोवा हो गया, गोवा में एज सच कोई रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप्ड स्टेट आ जाती है गोवा, राइट। फिर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देखें, कॉलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री है, तो इंडिया में हमने देखा बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आते थे इंडिया में। क्यों आते थे फॉरेन इन्वेडर्स, क्यों इंडिया इतना अट्रैक्शन का रीजन बनता था, क्यों लोग इतने ज्यादा इंडिया में ट्रेड के लिए आते थे? रीजन बीइंग कि इंडिया में रिसोर्सेस थे, इंडिया में रिसोर्सेस के बहुत सारे रिजर्व्स थे, लेकिन उन रिसोर्सेस को यूज कैसे करना है वो इंडिया वालों को पता नहीं था। इसीलिए फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आते थे, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आते थे, क्योंकि जो लोग इंडिया में आते थे यूरोपियन कंट्रीज के, लाइक ब्रिटिशर्स वगैरह इंडिया में ज्यादातर आए हैं, तो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी। तो इसीलिए वो कंट्रीज ने क्या किया, इंडिया में आए, इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया, इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और फिर वापस चले जाते थे। तो इंडिया में उन्होंने अपनी एक सुप्रीमेसी बना रखी थी, सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर रखी थी इंडिया पे, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के। ना सिर्फ इंडिया ही ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रहा, इसके अलावा अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है वो किसी ना किसी टाइम के जो ब्रिटिशर्स की वो कॉलोनी रह चुकी है, अफ्रीका की भी बहुत सारी कंट्रीज। रीजन सेम वही आ जाता है, रिसोर्सेस। अब इंडिया के पास भी रिसोर्सेस थे लेकिन उनको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी किसके पास थी? जो फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आते थे, तो वो टेक्नोलॉजी यूज करके इंडिया के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते रहे। तो जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस से क्या होता है? डेवलपमेंट होती है, ठीक है, प्रॉपर। लेकिन रिसोर्सेज से डेवलपमेंट करने के लिए भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए, स्किल चाहिए, जिससे कि हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। अब बात आती है कंजर्वेशन की। अब देखो जो रिसोर्सेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज करने की। अब देखो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो हमारे पास शुरू से ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी हमारे पास नहीं थी। हमारे पास लोग तो बहुत थे लेकिन वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, क्वालिटी नहीं थी उनमें। वो क्या थे? सिंपल लेबर करने वाले लोग थे हमारे इंडिया में, जिसके चलते हुए हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज नहीं कर पाए। फिर बात करते हैं रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की। अब रिसोर्सेज जरूरी है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, लेकिन अगर हम इरैशनल तरीके से रिसोर्सेज की कंजम्पशन करते रहेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन करते रहेंगे, उससे फ्यूचर में बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक
प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की ज़रूरत है, अलग अलग लेवल पे रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारे जो पहले पास्ट में लीडर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी। जैसे कि गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने रिसोर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग गांधी जी ने बात बोली थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। अब लोगों की जरूरत के हिसाब से तो हमारे पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रीड के लिए इतने रिसोर्सेस नहीं है। ग्रीड को पूरा करेंगे तो रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे, लेकिन नीड के हिसाब से रिसोर्सेस हमारे पास पूरे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो ये ग्रीडी और सेल्फिश लोग हैं ना, ये अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे हमारी जो नेचर है, हमारे जो रिसोर्सेज है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो रिसोर्स डिप्लीशन का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही ग्रीडी और सेल्फिश लोग हैं, जो कि अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा गांधी जी ने मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कि मास प्रोडक्शन से अच्छा है कि आप प्रोडक्शन बाय मासेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे बेटर है कि ज्यादा लोग कम प्रोडक्शन करें, ठीक है। लेकिन वो जो प्रोडक्शन हो रही है वो ऑर्गेनिक तरीके से होनी चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। तो गांधी जी अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस, कि ज्यादा लोग प्रोडक्शन करो लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से करो। ऐसे नहीं है कि कुछ लोग प्रोडक्शन करके सबकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की एक्सप्लॉइटेशन होगी, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम बना था एक। अब ये जो क्लब ऑफ रोम है ना, इससे रिलेटेड यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो क्लब ऑफ रोम क्या है, ये कहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था? एनसीईआरटी से पूछा था। इसीलिए बोलते हैं कि जो एनसीईआरटी है वो यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम बना था। तो ये जो क्लब ऑफ रोम बना था, इसमें भी रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी गई थी। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से रिसोर्सेस को यूज करने की बात करी थी 1968 में। फिर उसके बाद 1974 में गांधीयन फिलॉसफी आई। फिर उसके बाद शूमेकर है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, बुक में उन्होंने बोला था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे फिर बहुत सारी बातें करी गई थी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर। फिर ये जो ब्रंटलैंड कमीशन है, इसकी रिपोर्ट आई थी 1987 में, और इस रिपोर्ट में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी। इसके अलावा फिर एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो इस बुक में भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही बातें करी गई थी। और फाइनली ब्राजील में रियो दी जनेरियो में 1992 में जो समिट हुई थी, जिसमें एजेंडा 21 के बारे में बात हुई थी, तो इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही बातें हुई थी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही डिस्कशंस करी गई थी, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं लैंड रिसोर्स पे। अब लैंड पे हम रहते हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सारी की सारी लैंड पे ही होती है। लैंड को हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो लैंड क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इवन के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये किस पे काम कर रहा है? लैंड पे ही काम कर रहा है। तो लैंड क्या है? लैंड हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। तो इसीलिए जो लैंड है इसको हम जुडिशियस तरीके से हमें यूज करना चाहिए। लैंड हमारे लिए अलग अलग पर्पस के लिए अवेलेबल है, तो इसीलिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। अगर हम लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये बात करी गई है। तो यहाँ पे जो प्लेन एरिया है ये है 43% हमारे पास इंडिया में, ठीक है। प्लेन्स का एरिया है 43%, माउंटेन्स का एरिया है 30% एंड प्लेट्यू आ जाते हैं 27%। अब ये जो लैंड का 43% एरिया है, लैंड पे हम करते हैं एग्रीकल्चर का काम और इंडस्ट्री का, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लगाना, सेटअप करना माउंटेन्स पे पॉसिबल नहीं है। माउंटेन्स पे एग्रीकल्चर भी उस हद तक नहीं हो सकती जितनी की प्लेन एरियाज में होती है। माउंटेन्स का जो 30% एरिया है, यहाँ पे क्या काम होता है? माउंटेन्स, अब जो टोटल सरफेस का वैसे 30% है, लेकिन माउंटेन्स में बहुत सारी रिवर्स बहती है, बहुत सारी पीरियड रिवर्स फ्लो करती है। पीरियड रिवर्स
रिवर्स मीन्स जिनमें सारा साल पानी बहता रहता है। इसके अलावा जो माउंटेन्स है वहां पे टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है माउंटेन्स, बहुत लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी जो माउंटेन्स है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं तो वो मेडिसिन के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा प्लेट्यू रीजन की बात करें तो इंडिया का जो 27% एरिया है, टोटल का जो 27% एरिया है वो है प्लेट्यू एरिया। तो जो प्लेट्यू रीजन है यहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिजर्व्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और इवन के फॉरेस्ट भी प्लेट्यू एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। अब लैंड को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो फॉरेस्ट के लिए लैंड यूज होती है, दूसरा कौन सी ऐसी लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होती, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड, इसको कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। दूसरा वो वाली लैंड जहाँ पे बिल्डिंग्स बन चुकी है, रोड बन चुकी है, फैक्ट्रीज बन चुकी है, तो इस लैंड को भी हम कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा फैलो लैंड को छोड़कर और कौन सी अनकल्टिवेटेड लैंड आ जाती है, परमानेंट पास्चर वाला एरिया हो गया, ग्रेजिंग लैंड आ गई, जहां पे परमानेंट पास्चर बना हुआ है, गाय भैंस बकरियां जाकर यहाँ पे चराती है, वो क्या है, वो भी अनकल्टिवेटेड लैंड में आता है। इसके अलावा वो वाली लैंड जहाँ पे मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स है, बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, वो जो लैंड है वो भी नेट जोन एरिया में नहीं आती, कल्टिवेटेड लैंड में वो नहीं आती। इसके अलावा कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वो वाला लैंड एरिया जहां पे 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया वहां पे एग्रीकल्चर का काम नहीं हुआ, वहां में कल्टीवेशन का कोई भी काम नहीं हुआ, 5 साल से ज्यादा का टाइम निकल चुका है, वो वाला जो लैंड है वो भी अनकल्टिवेटेड लैंड में आ जाता है। फिर आती है फैलो लैंड। फैलो लैंड में कौन सी आती है, एक तो करंट फैलो आ जाता है, दूसरे आ जाता है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो में वो लैंड आ जाती है जिसमें 1 साल या 1 साल से कम टाइम के बीच में कल्टीवेशन का काम नहीं हुआ है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो 1 साल हो गया या 1 साल से थोड़ा कम टाइम हो गया जहां पे कल्टीवेशन का काम नहीं हुआ है। फिर अदर देन करंट फैलो में वो वाली लैंड आ जाती है जहां पे पिछले 1 से लेकर 5 साल के बीच में कोई भी कल्टीवेशन का काम, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई है, वो आ जाती है अदर देन करंट फैलो लैंड में। फिर आता है नेट जोन एरिया। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक है नेट जोन एरिया, एक है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट जोन एरिया कौन सा होता है, नेट जोन एरिया वो लैंड का टुकड़ा आ जाता है जहां पे क्रॉप को ग्रो किया और उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, वो आ जाता है नेट जोन एरिया। सपोज यहाँ पे लैंड का कुछ टुकड़ा है, ठीक है, सपोज ये कितनी है 100 हेक्टेयर लैंड है यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई भी क्रॉप ग्रो करी है, उसको हार्वेस्ट करा, ये क्या आ गया, ये आ गया यहाँ का नेट जोन एरिया। और वहीं पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे साल की हम 3 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली इंडिया में अगर हम देखें तो 3 क्रॉप्स ग्रो होती है, ठीक है, रबी की, खरीफ की और जायद की, 3 क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करी जाती है। तो अब यहाँ पे साल की 3 क्रॉप्स ग्रो हो रही है 100 हेक्टेयर लैंड में, तो यहाँ का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा 300 हेक्टेयर, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रॉप्स ग्रो हो रही है 100 हेक्टेयर की लैंड में, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना आ गया 300 हेक्टेयर का। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट जोन एरिया, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, क्योंकि 100 हेक्टेयर में पहले हमने राबी की क्रॉप ग्रो करी यहीं पे, फिर इसी 100 हेक्टेयर में हमने खरीफ की क्रॉप ग्रो कर ली, फिर इसी 100 हेक्टेयर में हमने जायद की क्रॉप ग्रो कर ली, तो टोटल यहाँ पे जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया 300 हेक्टेयर का हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं लैंड यूज पैटर्न पे। लैंड यूज पैटर्न क्या है, लैंड यूज पैटर्न में 2 चीजें आ जाती है, 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक तो होते हैं फिजिकल फैक्टर्स, दूसरे आ जाते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में आ जाती है किसी जगह की टोपोग्राफी, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की सॉइल कैसी है, ये चीजें आ जाती है वहां के फिजिकल फैक्टर्स में। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आ जाता है कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी कैसी है वहां की, वहां का कल्चर कैसा है, वहां के ट्रेडिशंस कैसे हैं, ये आ जाते हैं वहां के ह्यूमन फैक्टर्स में।
तो यहाँ पे लैंड यूज कैटेगरीज दे रखी है 1960-61 की एंड 2014-15 की। तो यहाँ पे दोनों में कुछ डिफरेंस दे रखा है, जैसे यहाँ पे एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स का आ गया, फॉरेस्ट का आ गया, परमानेंट पास्चर आ गया, नेट सोन एरिया आ गया। अब नेट सोन एरिया की बात करें तो यहाँ पे कितना है 45.26% है 1960-61 में। वहीं पे अगर 14-15 की बात करें तो 45.5% हो गया। कुछ ज्यादा चेंज यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट कितने थे 1960-61 में 18.11% थे, तो 2014-15 में हो गए 23.3%। तो फॉरेस्ट कवर कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें इंक्रीज हो रही है, कुछ डिक्रीज हो रही है। तो थोड़ा सा हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, उसमें भी यही सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई है। अगर हम बात करें इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया की, तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो लैंड यूज डाटा की यहाँ पे बात करें तो 93% ऐसा जो लैंड है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 3.28 जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, इसका 93% लैंड ऐसी है जिसका हम सर्वे कर चुके हैं, जिसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स है असम को छोड़कर, वहां की जो सर्वे है वहां की रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी ही ऐसी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के वो वाले एरियाज जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं या चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उनका भी अभी तक सर्वे नहीं हुआ। बाकी की जो जमीन है, बाकी का जो 3.28 का 93% एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, वहां की प्रॉपर रिपोर्टिंग हो चुकी है। हमें पता है कहाँ पे कैसा एरिया एग्जिस्ट करता है। तो इसमें अगर हम बात करें लैंड अंडर परमानेंट पास्चर की, तो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। तो ऊपर जाकर दिख लेते हैं लैंड अंडर परमानेंट पास्चर, ये रहा परमानेंट पास्चर वाला पर्पल कलर। तो 1960 के टाइम पे लैंड अंडर परमानेंट पास्चर कितनी थी 4.71%। तो 2014-15 में ये कितनी रह गई, कम होकर 3.3% ही रह गई। तो जो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। अब अगर यही जो पास्चर वाली लैंड है वो कम हो रही है, तो हम आने वाले टाइम पे जो हमारी कैटल पॉपुलेशन है, जो कैटल इतनी सारी हमारे पास कैटल पॉपुलेशन है, उसको हम कहाँ से फीड करेंगे, कहाँ से उसको हम चारा देंगे। तो ये प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है अगर इसी तरह से जो पास्चर लैंड है हमारी कम होती गई। फिर बात करते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड की। अदर देन करंट फैलो लैंड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी की है, यहाँ तो पुअर क्वालिटी की है। यहाँ पे अगर हम कल्टीवेशन करने की बात भी करते हैं तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा है, वेरी हाई है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो इसीलिए यहाँ पे या तो कल्टीवेशन हो ही नहीं रही, अगर कल्टीवेशन हो भी रही है तो 2-3 सालों में मुश्किल से 1 या 2 बार ही यहाँ पे कल्टीवेशन का काम हुआ है, ज्यादा यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रही है। तो इसलिए अगर हम इसको नेट सोन एरिया में ऐड कर भी देते हैं तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इससे जो नेट सोन एरिया की परसेंटेज है वही बढ़ेगी। तो अगर हम इसको नेट सोन एरिया में ऐड कर भी देते हैं तो इससे नेट सोन एरिया बढ़ के कितना हो जाता है, हमारा टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 54% नेट सोन एरिया हमारा बढ़कर हो जाता है। और ये जो नेट सोन एरिया का पैटर्न है ना, ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा जैसी स्टेट्स की या वेस्टर्न यूपी की, तो यहाँ पे नेट सोन एरिया ज्यादा है। यहाँ पे 80% तक जो एरिया है वो क्या है, नेट सोन एरिया है, अंडर कल्टीवेशन है। वहीं पे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या आइलैंड ग्रुप्स में चले जाएं, लाइक अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर या अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें, तो वहां पे जो नेट सोन एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही है। क्यों? क्योंकि वहां की टोपोग्राफी ही ऐसी है, वहां पे ज्यादातर माउंटेन्स है, जिसके चलते हुए वहां पे नेट सोन एरिया कम है। फॉरेस्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, जो किसी कंट्री का आइडियल फॉरेस्ट कवर है वो कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए उसके टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, जो कि किसी कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि हमारा इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया में मिलियंस ऑफ लोगों की जो लाइफ है ना वो इन्हीं फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो लैंड का वो वाला पार्ट जो वेस्ट लैंड में आता है, जब वो वाला लैंड का पार्ट जिसको हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स में डाल रखा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, उसको हमें फॉरेस्ट में
चेंज करने की जरूरत है। वेस्टलैंड में कौन सी चीजें आती है? अब ये जो वेस्टलैंड है ना, नॉन एग्रीकल्चरल वाला जो पार्ट है, ये किस में आ जाता है? ये वेस्टलैंड में ही इसको इंक्लूड कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको फॉरेस्ट में हम इंक्लूड कर नहीं रहे, क्योंकि फॉरेस्ट में ये तभी इंक्लूड होगा अगर वहां पे पेड़ पौधे होंगे, लेकिन वहां पे ना तो पेड़ पौधे हैं, ना ही वहां पे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। तो वो वाला जो लैंड का पार्ट है वो वेस्टलैंड में आ रहा है। तो वेस्टलैंड में कौन सी चीजें आ जाती है? रॉकी एरिया हो गया, एरिड एरिया हो गया, या फिर डेजर्ट एरिया हो गया, जहां पे कोई भी एग्रीकल्चर का काम नहीं हो रहा, ठीक है। वो कहाँ पे आ जाता है? वेस्टलैंड में। या फिर किसी जगह पे कोई सेटलमेंट बनी हुई है, या कोई रोड जा रही है, रेलवे लाइन है, या इंडस्ट्री सेटअप करी गई है, तो वो वाला जो लैंड का एरिया है वो भी वेस्टलैंड में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम कंटिन्यूसली इसी तरह से लैंड को यूज करते रहे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते जाएंगे, तो हमें लैंड की कंजर्वेशन की जरूरत है। इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में 21% तक रह गया है। जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो 21% के आसपास, या अप्रोक्सीमेटली 21% के आसपास है। 2014-15 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 23% है, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा कम हो गया है। अभी अराउंड 21 के आसपास है हमारा इंडिया का फॉरेस्ट कवर। अगर इसी तरह से हमारा फॉरेस्ट कवर कम होता रहा तो हमें हमारी लैंड को कंजर्व करने की जरूरत पड़ेगी, हमें ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन कम हो। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है वो हमारी सोसाइटी की आज की डेट की बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसीलिए लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए लैंड कंजर्वेशन की जरूरत है। अब हमने अपनी लैंड को पास्ट जनरेशंस के साथ भी शेयर किया है, तो इससे क्या है, हमारा हक बनता है कि हम अपनी इसी लैंड को फ्यूचर जनरेशंस के साथ भी शेयर करें। लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसके चलते हुए ये रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए कहीं ना कहीं कम पड़ जाएंगे अगर हम इसी रेट पे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे। तो अगर हमने रिसोर्सेज के कंजर्वेशन करना शुरू कर दिया तो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाएंगे। हमारी जो 95% बेसिक नीड्स है ना, जैसे फूड की हो गई, शेल्टर की हो गई, क्लॉथ्स की होगी, वो तो नीड्स हमारी लैंड से ही पूरी हो जाती है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, लैंड की डिग्रेडेशन कर रहे हैं, तो ये जो लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। और ये जो एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है ये क्यों हो रही है? ये ह्यूमन की ग्रीड को पूरा करने के चक्कर में ये हो रही है। तो इसीलिए जो लैंड की डिग्रेडेशन है, एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, दूसरा कुछ नेचुरल फोर्सेस भी है जिसकी वजह से जो लैंड है वो डैमेज हो रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन सी चीजें आ जाती है? ह्यूमन एक्टिविटीज में आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो इससे क्या है, इससे हम कहीं ना कहीं लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। अब माइनिंग में क्या होता है? माइनिंग साइट पे एक्सकवेशन का काम होता है। जैसे ही एक्सकवेशन का काम खत्म हो जाता है उसके बाद वहां पे जो गड्ढे होते हैं उसको वैसे ही छोड़कर वो चले जाते हैं। उसको जो लैंड है उसको लेवल कोई नहीं करता। अगर किसी लैंड है यहाँ पे माइनिंग हुई तो यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे, और ये वाले जो गड्ढे हैं इसको लेवल करने की कोई कोशिश नहीं करता, इसको वैसे का वैसे ही छोड़कर वो क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलों को काट देते हैं माइनिंग करने के चक्कर में। अब जब जंगल काटेंगे उससे क्या होगा, उससे लैंड डिग्रेडेशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है माइनिंग के चक्कर में। माइनिंग करके खड्डे को ऐसे ही छोड़कर चले गए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि लैंड को लेवल करके प्रॉपरली उसको एफॉरेस्टेशन वहां पे करी जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। क्या करते हैं, एक्सकवेशन का काम कंप्लीट होता है, उसको वैसे ही लैंड को छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन रीजन है वो है ओवरग्रेजिंग। फिर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या है, इरिगेशन।
यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा होती है। पंजाब हरियाणा में क्या होता है, राइस की कल्टीवेशन होती है और राइस क्रॉप के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब वैसे अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा में कोई इतनी ज़्यादा नदियाँ तो बहती नहीं है, यहाँ से पानी आएगा। तो ये क्या करते हैं, ये ट्यूबवेल लगाते हैं और जो धरती का पानी है उसको निकाल निकाल के राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है और जो पानी है वहां पे सैलिनिटी बढ़ रही है वाटर लॉगिंग की वजह से। अब इसके अलावा जो मिनरल प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है या सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए कैल्साइट सोपस्टोन की ग्राइंडिंग होती है, उससे क्या होता है, उससे एटमॉस्फेयर में डस्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब ये जो डस्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है तो डस्ट क्या होगा, कुछ टाइम के बाद डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी। अब ये जब ये डस्ट ग्राउंड पे सेटल हो जाएगी, उससे क्या है, वाटर इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, वाटर फिल्टर होकर अर्थ के अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो इससे क्या है, इससे भी कहीं ना कहीं पानी की प्रॉब्लम आ जाती है। जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उससे भी अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होता है, क्योंकि उस डस्ट की वजह से जो वाटर है वो प्रॉपरली ग्राउंड के अंदर जा नहीं पाता, कहीं ना कहीं ऊपर ही वो रह जाता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अभी जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उससे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ऐसे ही हम फेंके जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लैंड एंड वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में लैंड एंड वाटर पोल्यूशन का मेन रीजन इंडस्ट्रीज ही है। अब इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करें, लैंड डिग्रेडेशन की जो मेजर प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक तो एफॉरेस्टेशन, जैसे हमने पहले माइनिंग की बात करी थी कि अब झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वहां पे जंगल काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, उसके बाद माइनिंग होती है और फिर उसको ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। तो उसका उपाय क्या है, उसके लिए अब वो ये भी तो कर सकते हैं ना, माइनिंग करने के बाद लैंड को थोड़ा लेवल करके वहां पे एफॉरेस्टेशन करें, प्रॉपर ग्रेजिंग की वहां पे बात हुई थी महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में। तो ग्रेजिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, सो दैट कि ज्यादा जो पास्चर लैंड है उसकी ओवर ग्रेजिंग ना हो। प्लांट्स की शेल्टर बेल्ट बनानी चाहिए, सो दैट कि ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सके। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए। प्लांट्स की शेल्टर बेल्ट से क्या होगा, अगर हम प्लांट्स की शेल्टर बेल्ट बनाएंगे तो इससे सॉइल इरोजन कम होगा। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग को रोकने की जरूरत है। सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। सैंड ड्यून्स को हम स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं, जो डेजर्ट एरिया है, एरिड एरिया है, वहां पे थॉर्नी बुशेस को ग्रो करके। अगर हम एरिड एरिया में थॉर्नी बुशेस को ग्रो करेंगे, अब देखो जो डेजर्ट एरिया है वहां पे डेजर्ट वेजिटेशन ही ग्रो होएगी, दूसरी वेजिटेशन तो ग्रो होगी नहीं। तो वहां की वेजिटेशन कौन सी है, थॉर्नी बुशेस। तो अगर हम डेजर्ट एरिया में थॉर्नी बुशेस को ग्रो करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं सैंड ड्यून्स की स्टेबलाइजेशन हो सकती है। तो जो वेस्ट लैंड है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। जो इंडस्ट्री से वेस्ट को थ्रो आउट कर रहे हो उसको प्रॉपर ट्रीट करने के बाद ही उसको थ्रो करो, सो दैट की लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन को रोका जा सके इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।